ये पिछली दफ़ा जब आईनी बेंचेस बने, हालांकि आईनी अदालत की उस वक्त भी कोशिश की गई थी, तो बिलावल साहब का ख़ास तौर पे बहुत आर्ग्यूमेंट था। बार्स में जाके उन्होंने कहा कि वर्कलोड जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का हम करना चाहते हैं। तो ये इस अरसे में जो बेंचेस ये बने, क्या वर्कलोड वाला वो काम कर गया, उससे कम हुआ? देखें, कोई वाज़ेह फर्क तो नहीं पड़ा। आईनी बेंच ने आपके सामने 3 या 4 मुकदमे जो हैं वो मेजर चलाए, और 4-4-6 मिलिट्री कोर्ट्स का केस 4-4-6 महीने चलाया। फिर उसके बाद रिजर्व सीट्स का रिव्यू था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर का मामला था। अब 26वीं तरमीम उन्होंने टेकअप की हुई है, एक सुपर टैक्स का मामला है। तो आईनी बेंच में जो 7-8 जजेस बैठते हैं यूजुअली, उनके तो कोई सच इतना कोई उन्होंने वर्कलोड तो नहीं शिफ्ट किया। दूसरा इशू ये है कि ये जो डिस्कशन भी है ना कि आईनी अदालतों से बनने से कोई आम मुकदमात पे कोई फर्क पड़ेगा, ये चीज एक बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग है। भाई, सुप्रीम कोर्ट में तो 55,000 केसेस हैं। जो आम लोगों के जो मुकदमात हैं, जो 24 लाख केसेस हैं, वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है। तो अगर आपने इस्लाहात करनी है और वाकई अवाम के मसाइल हल करने हैं, तो फिर तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो कवानीन है, जो फौजदारी के और दीवानी मुकदमात हैं, उनके जो प्रोसीजर्स हैं, उनको अपडेट करें। मगर उस पे तो कोई तवज्जो नहीं होती। हुकूमत की तवज्जो सिर्फ आईनी अदालतों पे होती है, सुप्रीम कोर्ट पे होती है, क्योंकि जो हुकूमत के और सियासी जमातों के जो मसाइल हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट में और आईनी कोर्ट्स में चलते हैं। तो इंटरेस्ट उनका सिर्फ ये है कि अपनी पावर वहां प्रोटेक्ट करें। जो अवाम है वो 1908 के सिविल प्रोसीजर कोड और 1898 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत चल रही है, वो उसके बारे में तो उनको कोई परवाह नहीं है। ये एक नुक्ता नज़र चल रहा है कि ये जो 26वें आईनी तरमीम के ऊपर चल रहा है मुकदमा इस वक्त, जिसका आप भी हिस्सा हैं, तो ये डर पड़ गया था कि कहीं अदालत की जो ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, कहीं वो फुल कोर्ट बनाने की तरफ राग़िब ना हो जाएं। तो इसलिए आईनी अदालत की ज़रूरत को महसूस किया गया प्रीएम्प्टिवली। तो अब अगर ये बन जाती है तो फिर ये जिस तरह बेंच ही अपने मतलब सुन रहा है, तो आईनी अदालत ही ये फैसला करेगी कि ये आईनी तरमीम जो है वो क्या आईनी है या नहीं है। जी आमिर साहब, ये आपने बिल्कुल हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम पे आपका सवाल जाता है। जो आईनी बेंच के सामने भी जो दलील पेश की जा रही है वो यही है कि भाई आप खुद 26वीं तरमीम की इजाद हैं, और जो 26वीं तरमीम की इजाद है वो खुद अपने वजूद पे फैसला नहीं कर सकती। वो फैसला जो है, वो जो ओरिजिनल कोड था जिस वक्त 26वीं आईनी तरमीम आई थी, तो वो ही करेगी कि ये आईनी तरमीम जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है या नहीं है। अब अगर आप वो प्रिंसिपल अबेंडन कर देते हैं, जो कि बाकी आम कवानीन में भी रोज ये हमारी सुप्रीम कोर्ट अप्लाई करती है, वो कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर कोई इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल है, तो इनकम टैक्स का जो ट्राइब्यूनल है वो ये नहीं कह सकता कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो गैर आईनी है या नहीं है। वो तो खुद ही उस ये लेजिस्लेशन की पैदावार है। तो यही प्रिंसिपल वहां फुल कोर्ट के लिए इसलिए इस्तदा की जा रही थी। मगर अगर आप वो प्रिंसिपल अबेंडन कर देते हैं, तो अगर अब नई एक आईनी अदालत बनाई जाती है, तो फिर ये कहा जाएगा कि 27वीं आईनी तरमीम का चैलेंज भी जो है वो अब ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगा। और कल को उससे भी आगे जाए, अगर 28वीं आईनी तरमीम आ जाती है जिसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी खत्म कर दिया जाता है और कहा जाता है आज के बाद जो भी जुडिशियल रिव्यू की दरखास्त है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सुना करेगा, तो फिर आप वो 28वीं आईनी तरमीम जो है वो आप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास चलाएंगे। अगर ये प्रिंसिपल ये सेटल नहीं होता तो हम एक वन पार्टी स्टेट की तरफ जा रहे हैं।
ये एनएफसी का मैं ज़रा समझना चाहूँगा कि जो मेरी एज अ साफ़ी अंडरस्टैंडिंग है कि जो 160 है आर्टिकल, उसके अंदर ये अगर कंसेंसस ना हो, कंसेंसस का लफ्ज़ नहीं है वहाँ पे, तो मैकेनिज़्म बनाया गया है कि उस सूरत में ये प्रेसिडेंट के पास ये मामला चला जाता है और वो ये गुंजाइश एग्जिस्ट करती है। मगर आज तक कभी ये 1991 से लेके आज तक 35 साल में इसको प्रैक्टिस नहीं किया गया, क्योंकि उससे वफाक और सूबों के दरमियान में दरार आ जाती है अगर कंसेंसस ना बनाया और एक सूबे को इम्पोज कर दिया जाए उसके ऊपर एनएफसी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और कोशिश यही रही है क्योंकि पाकिस्तान एक वफाकी रियासत है और उसमें और शुरू से ही सूबाई जो हकूक हैं उस पर एक बहुत सेंसिटिव मैटर है सारे प्रोविंसेस के लिए ऑब्वियसली, और ये अच्छी चीज रही है कि एनएफसी अवार्ड्स के हवाले से अपना हमेशा कंसेंसस बनाया गया है। अब और 18वीं तरमीम की एक जो इम्पोर्टेंट चेंज थी वो ये थी कि एनएफसी अवार्ड जो है वो एक बार जब सेटल हो जाए रेशो प्रोविंसेस का, तो वो फिर उसके बाद कम नहीं हो सकता। तो अब गालिबन अब बहुत अरसे से इस चीज पे बात हो रही है कि वफाक का ये नुक्ता नजर है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हो गई हैं, सूबों के पास ज्यादा हो गई हैं, तो अक्सर ये चीज कही जाती थी कि इसको कोई वापस खींचने का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तो वो शायद जो बिलावल साहब की ट्वीट है उससे तो यही अंदिया मिलता है कि उस चीज पे अब कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। मैं इसलिए भी ये पूछ रहा था एनएफसी का कि सिंध को भी जाहिर है पीपल्स पार्टी को इस इशू पे, क्योंकि वो क्रेडिट लेते हैं 18वीं तरमीम का और सूबों के हकूक़ के हवाले से ये तरमीम लाने का 18वीं वाली। केपी में पीटीआई की जो मुखालिफ वफाक से गवर्नमेंट है उन्होंने क्लियरली ये इशारे दिए हैं कि वो ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। तो उस सूरत में क्लियरली उनके या तो बगैर किया जाएगा जब ये एनएफसी अवार्ड प्रैक्टिकेबल नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, या इसको फिर डीकॉय के तौर पे रखा गया है कि इसको हटा देंगे, वो कहेंगे जी ये तो बड़ी सख्त थी हमने नरम करवा दी। आपको क्या लगता है? देखिए अपना जो सियासी जो टैक्टिक्स हैं और गिव एंड टेक हैं वो आमिर साहब आप मुझसे बेहतर समझते हैं। ये ऐन मुमकिन है कि ये पीपल्स पार्टी को एक क्रेडिट देने का भी हो कि ये देखें इसमें जो इसके अलावा एनएफसी के अलावा भी जो ये कहा जा रहा है कि एजुकेशन और पॉपुलेशन जो है वो हम पॉपुलेशन प्लानिंग ये हम सूबों से लेके वापस वफाक को दे देंगे, तो हो सकता है ये एक नेगोशिएटिंग चिप हो और एक फिर क्रेडिट भी ले सके। माजी में भी यही हुआ था कि कहा कि हमने देखें कुछ कॉम्प्रोमाइज तो किया है मगर हमने उसकी जो रिगर्स हैं वो रिलैक्स करवा दिए हैं, और असल मकसद जो हो वो मैं समझता हूं जो ये जुडिशरी रिलेटेड और फिर आर्टिकल 243 के हवाले से जो चेंजेस हैं उस पे मैं समझता हूं कि इन दोनों पार्टीज में कंप्लीट हम-आहंगी होगी। मैं एक और बड़ा मैं चाह रहा हूं कि आप इस पर रोशनी डाल सकें कि जो ये इशारा दिया गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके हवाले से जो एक ऑब्स्टिकल रहता है उसको भी रिमूव किया जाएगा जो है। तो पहले भी मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है एग्जेक्टिव की अगर अपोजिशन में और गवर्नमेंट में इत्तेफाक ना हो तो जो उसका तरीकाकार है उसमें एग्जेक्टिव का ही मर्जी चलती है। तो क्या मुझे शक सा पड़ता है कि ये कोई रीअपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ कोई ये जाती नजर आ रही है? लगता तो ऐसा ही है क्योंकि देखें ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी टर्म्स तो अब कई महीने पहले एक्सपायर हो गई और वो फिर 26वीं तरमीम के बाद उनको चलाया जा रहा है कि नई अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही, मगर कोई खातिर खा हमने कोई गवर्नमेंट की तरफ देखा कि हम एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं ऑपोजिशन के साथ बैठ के कोई नया इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करने, कोई बातचीत हो कोई ये हो, तो देयर इज नथिंग। तो ऑब्वियसली मकसद यही था कि 26वीं का कि फिलहाल इनको आगे चलाएं
और फिर 27वीं में हम अपना तरीक़ेकार ले आएंगे और अपनी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर तयन कर देंगे। क्योंकि इतने अरसे से चला रहे हैं, वैसे तो स्पेकुलेट तो नहीं, मगर सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चल रहा है कि जी शायद ये जजेस की उम्र भी बढ़ाई जाए। और हमारे दोस्त मोहम्मद मालिक साहब तो यहाँ तक कहते नजर आएंगे फायज ईसा साहब को भी इम्कान हो सकता है लाया जाने का। ये बैगेज इसका ही बड़ा होगा, मजीद बैगेज ये उठाने के लिए तैयार होंगे? देखिए, इसमें 2-3 किस्म की चीजें चल रही हैं। एक तो ये है कि मौजूदा जजेस लिए जाएं। दूसरा, एक लॉबी ये भी कहती है कि नहीं, मौजूदा नहीं बल्कि रिटायर्ड जजेस भी उसमें नई आईनी अदालत में शामिल किए जाएं। और तीसरे वो भी हैं जो कहते हैं कि सिर्फ हम इन जजेस पे क्यों अपना सारा वो रिलायंस प्लेस करें, डायरेक्ट वकला भी हैं माशाल्लाह जो डायरेक्टली इस आईनी अदालत में आ सकते हैं। तो वो तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं। फिर जहां तक उनकी टर्म्स और रिटायरमेंट की बात है, एक ये है कि 68 साल हो या 70 साल हो, उससे सब नेचुरली जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज साहिबान हैं उनके लिए भी एक इंसेंटिव बनता है। दूसरा कि हम अगर आईनी अदालत में हमें सिलेक्ट कर लिया गया तो हमारी टर्म्स एक्सटेंड हो जाएंगी। दूसरा एक ये भी चीज है, मगर मैं समझता हूं कि शायद गवर्नमेंट उस हद तक ना जाए। एक जो बात की जाती थी कि आईनी बेंच का जो असल मकसद, असल गवर्नमेंट को फायदा है, वो ये है कि आईनी बेंच में कभी भी अगर कोई जज कोई जरा ज्यादा इधर उधर हो रहा हो तो आप फौरन उसे आईनी बेंच, एक जुडिशियल कमीशन का इजलास बुला के उस जज को आईनी बेंच से ही निकाल सकते हैं। तो ये एक ये चीज आईनी, इस किस्म की कोई चीज आईनी अदालत में भी डाली जाए या ना डाली जाए, या उनके टर्म्स जो हैं वो फिक्स्ड ऐसे रखें कि अगर कोई जज कोई बीच में कोई ज्यादा इंडिपेंडेंट बातें करना शुरू हो जाए तो कम से कम आप उसको, उसकी टर्म एंड होने पे आप उसको साइड पे कर सकें। तो ये चीजें तो सारी क्लियर तब होंगी जब एक्चुअली मुसवदा जो है वो सामने आएगा।